नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस द्वारा यूक्रेन के 2 अलगाववादी राज्यों को मान्यता देने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव घटाने और कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा हुई। यूएनएससी बैठक में भारत ने कहा कि यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है और ये क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। इसके साथ ही भारत ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। यूएन में भारत की प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट और नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ और रह रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। वहीं यूएन में यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा है कि यूक्रेन शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक और कूटनीतिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उकसावे के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं यूएनएससी की बैठक में रूस ने भी जवाब दिया और रूस ने कहा कि हम अमेरिका के नेतृत्व में हमारे पश्चिमी सहयोगियों द्वारा निभाई गई नेगेटिव भूमिका को नोट करने के लिए मजबूर किया। इस बैठक में अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि कल अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन के लिए रूस के जवाबदेह ठहराने के लिए और कदम उठाएगा। हम और हमारे सहयोगी इस मुद्दे पर स्पष्ट हैं कि यूक्रेन पर और आक्रमण करने के लिए रूस को गंभीर प्रतिक्रिया दी जाएगी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाओं में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करता है। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को लेकर राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार रात एक बड़ा ऐलान किया था। इसमें यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को रूस ने अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। इसमें डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र को रूस ने अलग देश की मान्यता दी थी। इन दोनों क्षेत्रों में अलगाववादी समूहों का बोलबाला है और यूक्रेन के खिलाफ और रूस के ये समर्थक हैं। पंजाब चुनाव के दौरान वोटरों को रिझाने के आरोप में पहले कार जब्त हुई। इसके बाद अब सोनू सूद के खिलाफ मोगा में केस दर्ज किया गया है। एक्टर सोनू सूद के खिलाफ मोगा थाना सिटी में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोषी पाए जाने पर इस धारा के मुताबिक कम से कम 1 महीने की जेल या फिर 200 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। आरोप है कि सोनू सूद कथित तौर पर मोगा के लांडिंके गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। सोनू सूद पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और मतदान केंद्रों पर जाकर वोटरों को रुझाने का आरोप है। इसी पर मामला दर्ज हुआ है। 20 फरवरी को इसी संदर्भ में सोनू सूद की गाड़ी को भी जब्त किया गया था। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर मोगा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। मतदान के दिन सोनू की कार को जब्त कर लिया गया और अभिनेता को घर में ही रहने के लिए कहा गया था। चुनाव आयोग ने अभिनेता को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रोक दिया था क्योंकि उन्हें शिकायत मिली थी कि कथित तौर पर सोनू सूद मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि बाद में सोनू सूद ने सफाई देते हुए बताया कि वो केवल मतदान केंद्र पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे। सोनू सूद ने कहा था कि हमें विपक्ष, खासतौर पर अकाली दल के लोगों द्वारा अलग अलग बूथों पर धमकी भरे कॉलों के बारे में पता चला था। कुछ बूथों पर पैसे बांटे जा रहे थे, इसलिए निष्पक्ष चुनाव की जांच करना और सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। 20 फरवरी को अभिनेता सोनू सूद के शहर में घूमने पर रोक लगा दी गई थी। उन्हें घर बैठने का आदेश दिया गया था। बता दें कि एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद विधानसभा क्षेत्र मोगा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं। सोनू सूद लगभग 1 महीने से विधानसभा क्षेत्र में हैं। इसकी वजह से अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग सोनू सूद पर नजर बनाए हुए थे ताकि सोनू सूद किसी भी तरह से वोटों को लुभाकर अपनी बहन के हक में मतदान न करा सके। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं। 60 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। ऐसे में राज्य में चुनावी शोर चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर के हिंगांग में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं, यहाँ के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी मानते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है।
बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस मजबूत नींव बनाई है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जबकि बीरेन्द्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इस संगठन से जुड़े ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया है। इस बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ये चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता को भड़काने के लिए ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए तत्काल कार्रवाई करते हुए इस संगठन से जुड़े ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान चैनल ने सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, ऐसा आरोप है। भारत ने बीते सोमवार को चीन से संबंध रखने वाले 54 मोबाइल ऐप को सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताओं के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें टेसेंट, एक्सराइवर, नाइस वीडियो, वाइडू, विवा वीडियो एडिटर और गिरेना फ्री फायर इम्यूमिनेट भी शामिल है। कहा गया कि खालिस्तान समर्थकों की ओर से कुछ ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पंजाब विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन 54 ऐप को प्रतिबंधित करने के लिए अंतरिम निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रालय को इस बारे में गृह मंत्रालय से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत पाबंदी लगाने का अनुरोध मिला था। गूगल ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार से इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश मिलने के बाद उसने प्रभावित ऐप डेवलपरों को इसकी जानकारी दे दी है और अब भारत में गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप नहीं मिल सके। राजस्थान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। यही नहीं, इस वजह से RAS मुख्य परीक्षा भी अब तय समय पर नहीं होगी। आपको बता दें, RAS मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 और 26 फरवरी को होना था, जो अब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा परीक्षा की आंसर की भी दोबारा जारी की जाएगी। जिन 5 प्रश्नों पर विवाद था, उनके लिए फिर से कमेटी बनाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इस आदेश के बाद नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा एक बार फिर खटाई में पड़ गई है। हाईकोर्ट ने इसकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को आज रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में चल रहे विवाद के बाद
सुनवाई करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां मुख्य परीक्षा की तैयारियों में जुटे हजारों अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, वहीं इसकी मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी अधिवक्ता राम प्रताप सैनी, रघुनंदन शर्मा और शौवित झाझड़िया ने की थी। आपको बता दें, आरएएस भर्ती 2021 के लिए प्री परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इसका रिजल्ट 19 नवंबर 2021 को जारी हुआ था। बहुत से कैंडिडेट्स प्री परीक्षा के रिजल्ट से खुश नहीं थे और काफी समय से मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार की तरफ से 988 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 20,102 कैंडिडेट्स को चुना था। हालांकि कुछ उम्मीदवार प्री परीक्षा की आंसर की रिलीज होने के बाद से ही कह रहे थे कि ये आंसर की के कुछ सवाल ठीक नहीं है। जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। वकील राम प्रताप सैनी ने मामले की पैरवी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।